इंग्लिश में जो फुल स्टॉप है वो हमारे हिंदी में नुक्ता है। इतनी छोटी सी बात हम समझें, नुक्ता का प्रयोग करना क्यों पड़ा था? हमारी हिंदी भाषा उदार है, अनेकों भाषाओं को अपने अंदर समेटती है, इसलिए खड़ी बोली का ये बदलता हुआ रूप हमारा हिंदी में बना है। इसलिए जो नुक्ता का प्रयोग क्यों किया? जब हमारी हिंदी भाषा में अनेकों दूसरी भाषाएं आई तो उसमें अंतर करने के लिए मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके अंदर कहीं ना कहीं उच्चारण में और लेखन में अलग है, लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, जहाँ भी कहीं अड़चन आई है उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। जैसे हमें वर्ण लिखते हैं, हम वर्ण हमारे दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे हैं अ से औ तक, कितने हो गए? 11। जो अब हमारी मान्यता प्राप्त हुई है, हम पहले करते थे 11 स्वर 33 व्यंजन करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी मान्यता प्राप्त है, हमारे 4 वर्ण और ऐड किए गए थे। ये हमारे स्वर हैं। उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। व्यंजन में कवर्ग क ख ग घ अंग, लेकिन इसमें हलंत लगता है, ध्यान हमने पहले बताया था आपको, नहीं बताएंगे किस लिए। फिर चवर्ग वाली लाइन या फिर टवर्ग, उसके बाद तवर्ग, फिर पवर्ग। ये हमारे 5 क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 5-5 की लाइन है, तो ये हमारे हो गए टोटल 25। ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे आते हैं य, र, ल, व, इनमें हलंत लगेगा। ये हो गए हमारे 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं? ऊष्म। वो है हमारे श, श, स, ह। ठीक, ये भी हमारे हो गए 4। इसके बाद है हमारे संयुक्त। अब ये संयुक्त पहले व्यंजन बोलते थे, लेकिन अब इन्हें व्यंजन की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर हम व्यंजन कहते हैं, अगर हम इन्हें व्यंजन बोलते हैं तो हमारे व्यंजनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए संयुक्त व्यंजन की बजाय इन्हें संयुक्त अक्षर कहा गया। क्यों कहा गया अभी मैं डिफाइन करूंगी। वो हमारे हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। अब हमारे व्यंजन हमारे इस यहाँ तक हो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन कितने बड़े बड़े? 2504, 2904 हमारे बन गए वाले। अब ये जो है इसके साथ हमारा 2 और डालेंगे, एक अंग और अह। ये हमारे हैं अयोगवाह। अयोग, ये मैंने पीछे भी अयोगवाह के बारे में बताया था। अयोगवाह क्या होता है? जिसका योग वहन ही ना हो, न स्वर में न व्यंजन में। ये जो अंग और अह है, ये दोनों ही ना तो स्वर की परिभाषा सेट कर पाते हैं, न ही व्यंजन की। कोशिश की गई इन्हें पहले यहाँ स्वरों में डाल देने की, लेकिन स्वरों का एक नियम है कि वो स्वतंत्र गति से, बिना किसी मुख की, जो हमारी स्वतंत्र तंत्रिका है, जैसे कंठ है, तालव है, मूर्ध है, ये हमारी स्वतंत्रिका है, स्वर तंत्रिका से निर्बाध गति से निकल जाए, बिना किसी रुकावट से निकल जाए, वो हमारे स्वर है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं, इसमें 2 ध्वनि आ जाती हैं। ये हमारी सारी ध्वनियां हैं। इसकी ध्वनियों में क्या है? अ जमा अंग, ये 2 आ गई ना चीजें। ये तो निर्बाध गति से निकल गई, लेकिन इसके बोलने के लिए हमारी अड़चन मुख के कहीं ना कहीं हिस्से पे अड़ा, अंग आई ना, अंग। ये अड़ा मतलब जहां अड़ गया वो फिर स्वर की श्रेणी में नहीं आ सकता। नियम है, स्वर निर्बाध गति से ही कंठ से बाहर आएंगे, स्वर तंत्रिका से बाहर आएंगे, इसलिए हम इसे नहीं डाल सकते। इसी प्रकार इसमें भी 2 हैं, अंग और विसर्ग। अब हम इनको अगर व्यंजन में डालें तो व्यंजन के लिए सहारा किसका लेना पड़ता है? इनका। और इसका आधा रूप क्या है? इनका हलंत लग नहीं सकते, इनके कोई आधा रूप हो नहीं सकता, तो भी समस्या आ गई।
और दूसरा, इसको इसकी सहायता के लिए यहाँ का नियम कहता है कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर ये केवल अंग पे होता तो हम इसे रख सकते थे, लेकिन इसका प्रयोग और इसका प्रयोग व्यंजन के साथ भी तो होता है। क बिंदी आ गई, अब इसमें क्या चीज आई, क के साथ अ आया, उसके बाद बिंदी आई ना। खाली इसके साथ ये स्वर आ जाता तो होता ना, लेकिन इसके साथ क्या चीज अड़चन पड़ गई ना, तो व्यंजन के साथ तो केवल स्वर आना चाहिए, ये भी तो हिस्सा आ गया। तो ये इस परिभाषा को भी फॉलो नहीं करता, इसलिए योग नहीं, वहन ही नहीं करता, न स्वरों के साथ न इसके साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसके उपरांत जो दो और बोल रहे हैं, वो दो है हमारे इसमें डले हुए, मुझे यहाँ डालना चाहिए था, उसे बोलते हैं आगत व्यंजन। वो हमारे हैं, एक ये अड़ और एक ये ढ। हमारे उसमें जब व्यंजन लिखते हैं ट ठ ड ढ, इसमें केवल हलंत लगते हैं, लेकिन इसमें नीचे बिंदी वाला हमारी वर्ण वाला में नहीं है। तो ये दो भी हमारे इस व्यंजन में ऐड होते हैं, इसलिए संख्या बढ़ जाती है। समझिए, यह मान्यता बढ़ रही है इसलिए। तो हमारे जो ड और ढ है, इन्हें दो ऐड किए गए, हमारे कहीं शब्दों में गलतियां आ रही थी उच्चारण में भी, इसलिए। अब ये आता हमारे पास नुक्ता, अर्धचंद्र वगैरह, हलंत। अब सबसे पहले तो मैं हलंत को समझाऊंगी दोबारा से। हलंत क्या चीज है? स्वर तो हमारे ऐसे लिखे गए, अब व्यंजन जो है हमारी परिभाषा में सेट होती है। परिभाषा मात्र इतनी ही कहती है कि व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। अब मैं ये क्या बोल दूं, लिख दूं ये क्या है या ख्या लिख दूं, तो यहाँ तो ये कि बोला ही नहीं जा सकता। स्वरों को भी हमने ऐसे लिख दिया, तो दोनों में भिन्नता क्या हुई? कैसे प्रदर्शित करें कि क नहीं बोला जा सकता? क्योंकि वो जो हमारी स्वर तंत्रिका है उसमें कहीं अड़चन करके फिर आएगी आवाज। जो ध्वनि बाहर आएगी वो हमारी स्वर है, जो ध्वनि बाहर नहीं आएगी, जो अड़ जाएगी, वो हमारा व्यंजन है। अब क जो है, अब सोचो क केवल बोलना, अ के साउंड निकालनी ही नहीं, अड़ गए वहीं पे, कैसे बोले? जो बोला नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया कि व्यंजन को डिफाइन करने के लिए, उसे स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ये निर्धारित कर दिया कि इन्हें दिखाने के लिए इसके लिए हलंत नीचे लगा दो, इनके नीचे, और ये समझ में आ जाएगा कि व्यंजन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारे क्या होंगे? व्यंजन। व्यंजन को लिखने के लिए ऐसे, अगर इसके साथ हलंत हट गया तो ये समझ लो कि इसके साथ स्वर जुड़ गया है, इसीलिए क जमा अ बताया था पीछे आपको। अब हम इसको अलग करेंगे, इसमें से अ को जैसे ही अलग करेंगे, स्वर अलग होते ही व्यंजन हमारा हलंत में आ गया। हलंत क्या है? वो आधा रूप है, हमारे व्यंजनों का आधा रूप है। अब ये भी है कि हलंत हमारा, अब इसीलिए बोला गया कि हलंत कहाँ लगता है? व्यंजन को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए। बोल तो सकते नहीं, इट मीन्स क्या है, हमारी जो स्वर है वो मौखिक ध्वनि आ गई सीधी, आ ई उ, हमें उच्चारण करके भी दिखाया था, लेकिन व्यंजनों को हम उच्चारित नहीं कर सकते। उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि व्यंजन मुख के किसी न किसी भाग पर अड़ जाते हैं और उसे निर्बाध गति देने के लिए हमें स्वर देना पड़ता है। तो हलंत क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नुक्ता की ओर। नुक्ता किस लिए प्रयोग किए गए? हमारी उर्दू की जो लिपि है, अरबी और फारसी लिपि, फारसी भाषा की, इन भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान था उस समय हमारे मुगल, ये पाकिस्तान, ये सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो उर्दू भाषा के लोग भी काफ़ी बोलते थे। तो हमारी हिंदी ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन हमारे विद्वानों ने उनको अंतर करने के लिए कुछ न कुछ निशानियां बीच में डाल दी गई कि कैसे इसको अलग किया जाए। तो उर्दू, फारसी, उर्दू की अरबी है हमारी लिपि, फारसी की फारसी, इस भाषाओं के, इस लिपियों के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए, उसके नीचे हमें ये नुक्ता लगाना पड़ा। ये हमारे नुक्ता के 4-5 है हमारे, क, ख, ग, 3 तो यही हो गए। अगला है ज और फ। इसके नीचे अब ये क तो हमारा हिंदी का है,
ख तो हमारा हिंदी का खेत, खेल, लेकिन जब हम इसे उर्दू शब्द में प्रयोग करेंगे ख्याल, तो उसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। तो इसलिए इस ख को, हिंदी वाले ख को और उर्दू वाले ख को डिफाइन करने के लिए, उनमें अंतर दिखाने के लिए हमने उसके अंदर एक नुक्ता लगा दिया। इसका अर्थ समझो कि जिस भी वर्ण के नीचे इन पांचों में से नुक्ता जिस पे लगा होगा वो हमारा विदेशी शब्द है, हमारे इस हिंदी में प्रयोग किया गया, उर्दू और फारसी के शब्दों में आया गया है। समझ आया? काबिल हमारे उच्चारण के लिए कै का उच्चारण है कै। इसके लिए क्या होता है कि हल्का सा हमारा घर्षण और गर्म हवा सी आती है। काबिल ख घर्षण करके आवाज आ रही है। हमारे में खेत, खे खेत, जैसे नुक्ता लगेगा उसके अंदर घर्षण निकलेगा। ख्याल, गै से गमला, ये गजल, हल्की घर्षण। जैसे जग हमारा हिंदी का जज्बात, ये ज आ गया, ज बात, ज की साउंड आएगी, घर्षण निकल के आया। ऐसे फै से फल, जो हमारा फै है वो हमारे ओष्ठों को मिलके निकलता है, फ। ये होगा जब फ, ये नीचे वाले होंठ जो है वो दांतों से लगेंगे, फ, ये होंठ नहीं चिपकते, तो इसलिए इनके उच्चारण को क्लियर तो हमें समझ में आ गया बोलते हुए, लिखते समय हमें इनको क्लियर करना पड़ता है नुक्ता लगाकर। इसलिए यहाँ पर आपको मैंने वो दिखाओ एक बार कॉपीज में मैंने लिखाया था कि क का अगर हम हिंदी में इंग्लिश लिखें, जिसे बोलते हैं मैसेज लैंग्वेज, जैसे आप बोलते हो कि मैम क्या कर रहे हो, तो KYA आप लिखते हैं, KYA क्या कर रहे हैं। अब ये देखो मैंने आपको बता दिया, हमारा ये क है, ख, ग, घ, सॉरी, ज और भ। हिंदी का कै को लिखने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, के। ख को लिखने के लिए KH मैसेज लैंग्वेज में, गै के लिए G और ज के लिए ये G, गै के लिए ये G है। आपने अधूरा लिख रखा बेटे। F के लिए फै है यहाँ पर, जे के लिए जी आएगा, ये जे है, ये हमारे हिंदी के हैं। जब हमें हिंदी का शब्द लिखना होगा तो हमें इंग्लिश के लिए इसके के का उच्चारण करना पड़ता है, कमल, तो क्या आया। लेकिन जब इसी के लिए हमें उर्दू का लिखना पड़ जाए क और नुक्ता लगाकर, तो ये क्यों बन जाता है। हिंदी के ख के लिए KH है और इसके ख के लिए भी KH यूज किया गया है, ठीक। जी के लिए ये जैसे गगन, लेकिन जब गजल आ जाता है जैसे, तो ये क्या अलग राउंड साउंड चला जाता है। इसी प्रकार जय जे है, जैसे जग, जब जज्बात होगा तो इसका जैद हमारा जेड में बदल जाता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो लिखने में आ रही होती है, लेखन शैली, वो जेड में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही एफ जो है, जो फै हमारी हिंदी का वो एफ आता है, लेकिन हमारी जब इसकी नुक्ता लेवल में जाते हैं उर्दू में, तो वो PH से साउंड होता है, PH दिखाया जाता है इसके लिए। तो ये ग, इसके घर्षण के लिए यहाँ पर हो गया GH, ज के लिए J और ये ज के लिए Z हो गया, F फै के लिए F और इधर वाले फै के लिए हमारा बनेगा PH, फिजिक्स। जब हम लिखेंगे गगन तो GAGAN हो गया, गजल लिखेंगे तो GHAZAL, गजल। तो इसलिए H जो लगा हुआ है कहीं ना कहीं घर्षण है, ये डिफाइन करने के लिए आपको ये तालिका बताई थी मैं। समझ आया आपको नुक्ता? नुक्ता क्यों लगाया गया? क्योंकि विदेशी भाषा के शब्द आ रहे हैं, इधर भी क्या है, इधर भी क्या है, ये उर्दू भाषा की है, इधर भी है। खेत लिखना हो तो KHET हम मैसेज लिख लेते हैं,
लेकिन खया लिखना हो तो अब हमें KHYAL, ऐसे ही हमें गगन लिखना हो तो जी का प्रयोग करेंगे, अगर हम गसे लिखना हो तो GH का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए डिफाइन करने के लिए इन्होंने इस मुक्ता का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि हमारी लिपि छोटी से छोटी कमी को क्लियर करती है, लेखन भी अलग होगा और उच्चारण भी अलग होगा। ये इंग्लिश नहीं है कि लिखो कुछ और उच्चारण कुछ और। हाँ, यहाँ पर एक ऐसा स्वर आया हुआ है, एक व्यंजन आया हुआ है जहाँ पर गड़बड़ है, सिर्फ एक ऐसा है, वो है हमारा स। जैसे स्कूल, स्नान, स्टोव, स्त्री। अब अगर हम इसको देखें, पढ़ें, तो आपने कभी देखा होगा बहुत से लोग हमारे इसको स्कूल नहीं बोलते, स्कूल साउंड करें तो ई की साउंड आ रही है इसके साथ। स्कूल, स्टोव, स्त्री बोलते हैं, स्त्री तो ई की साउंड आ रही है। ये एक स ही ऐसा हमारा अपवाद लगाएं कि इसमें ई की साउंड आ रही है। स्टोव, ये क्यों आ रही है? ये हमारे भारत में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें ये जो बोलना का हमारा उच्चारण है वो भिन्न है, तो हम इसको मना नहीं करते। तो इसलिए एक नियम बनाया इसके लिए भी इन्होंने, विद्वानों ने, कि ई की साउंड क्यों आ रही है, उसे मान्यता क्यों दे दी जाए। बहुत प्रयास किए जाते हैं, विद्वान हर बार हिंदी भाषा पर बैठते हैं, लिपि पर बैठते हैं, उसके लिए नियम निर्धारित करते हैं। ये इसके लिए क्यों आया, वरना ये इसलिए हम जो शुद्ध उच्चारण है स्त्री है, लेकिन उच्चारण लोग कर नहीं पा रहे, स्त्री बोल रहे हैं उसे। एक आ गया स्वागत, अब इसमें तो नहीं आ रहा ई की साउंड, स्वागत आ रहा है, कोई भी नहीं बोलता। उसका कारण क्या है? इसके लिए इन्होंने नियम बनाया विद्वानों ने। देखो क, न, त, त्र के दो हैं, त जो हमारा तो आया, यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन में क है, स्पर्श व्यंजन में, उधर न, त था, द था, न स्पर्श व्यंजन में ही है, उसके बाद ट स्पर्श व्यंजन में है, त्र स्पर्श व्यंजन में है। तो जिस स के बाद इन 25 में से कोई होगा तो उसके लिए ई साउंड आ जाती है। लेकिन अगर इसके बाद स के बाद स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि कोई और व्यंजन है, अंतस्थ आ गया, तो उसके लिए ई की साउंड नहीं है, ई की ध्वनि नहीं आती। अब समझ आया? इसके बाद आता है हमारा अर्धचंद्र। अर्धचंद्र क्या है? शिरोरेखा के ऊपर खाली चांद लगा। ये क्यों प्रयोग होता है अर्धचंद्र? अब हमारे जो आ के ध्वनियां हैं, हमारे जो अनुस्वार अनुनासिक है, उसके लिए क्या है? बिंदी। ये हमारा क्या है? अनुस्वार। चंद्र बिंदी, ये हमारा है अनुनासिक। और आ जो है हमारा, उसकी मात्रा है ये। लेकिन हमें इसका प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिंदी में हमारा आ पहले ही है, हिंदी भाषा में आ हमारे पास है, लेकिन अंग्रेजी के शब्द भी आ मात्रा में आ रहे हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, मैं उच्चारण डॉक्टर कर रही हूँ, बताऊंगी क्यों कर रही हूँ। कॉलेज, डॉक्टर, यहाँ भी आपकी मात्रा आ गई। अब हमारे में तो इसका उच्चारण हिंदी में डा होगा, डॉक्टर, कॉलेज, ये उच्चारण होगा। लेकिन इंग्लिश में उच्चारण क्या है? कैसे बोलते हैं? कॉलेज, डॉक्टर। अब ये डो, अब डो है तो हम ऐसे डालें, कॉलेज है तो हम ऐसे डालें, पर ये भी मात्रा हमारे पास है। तो इसलिए इसका क्लियर करने के लिए इन्होंने, विद्वानों ने प्रयास किया। अब इस आ को डिफाइन कैसे करें? हमारी हिंदी में तो इसका उच्चारण आ है, लेकिन अंग्रेजी का शब्द ओ में आ रहा है, ना ओ क्लियर आ रहा है ना आ क्लियर आ रहा है। डॉक्टर, डॉ, ओ की साउंड आ रही है, लेकिन ना तो ओ है, हमारा जो ओ है उसकी साउंड क्लियर है, ओ। आप इसके लिए मजाक ना बनाएं, क्योंकि हमारी हिंदी ध्वनियां ही है जिसमें आपकी ध्वनि बाहर निकलती है। आई, उ, ये है क्या? ये ध्वनियां ही है। इसलिए देखो, ना तो ये ओ की साउंड दे रहा है, ना ये आ की क्लियर दे रहा है। साउंड क्या आ रही है? ओ की। इसलिए इन्होंने इसके अंग्रेजी के जो शब्द हमारी हिंदी में आए और उसमें आ की मात्रा जहाँ लगी हुई थी,
लगा दिया, जिससे बता दिया कि जिसके ऊपर आपकी ये अर्धचंद्र होगा उसकी साउंड इस प्रकार की ओ की। तो कॉलेज, डॉक्टर, क्लियर हुआ? नुक्ता आया समझ में? अर्धचंद्र आया, हलंत क्यों आए, कहाँ लगते हैं, समझ आ गया आपको? इसी प्रकार हम आधे रूप जो व्यंजन के हैं, ये भी मैंने 8वीं में कराया था, आप में भी होंगे, उस आधे रूपों को भी देखें। डस्टर नहीं है, देना बेटा कपड़े का। अब ये आधे रूप हमारे व्यंजनों के आधे रूप किस तरह से लिखे जाएंगे? हर जगह तो हलंत नहीं लग सकता। जैसे हमें बच्चा लिखना है तो हमारे विद्वान जो बैठे इसको क्लियर करने के लिए अब हम बच्चा हम लिखिए। जैसे अब ये है बच्चा, इसका आधा रूप लिखने के लिए हम हलंत ही तो बता रहे हैं कि हलंत मतलब आधा रूप, यही तो बता रहे हैं। तो ये लिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इन्होंने एक चीज नियम बनाया कि हम व्यंजनों के आधे रूप को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने 3 प्रकार बांटे। पहला प्रकार बांटा आधा रूप बनाने के लिए, व्यंजन का आधा रूप वही है बेटा। आधा रूप पहला क्या है? खड़ी पाई, खड़ी पाई अर्थात ये पाई, ये है खड़ी खड़ी पाई हो गई। दूसरा रूप है हमारा अर्ध पाई, या फिर इसे बोलते हैं घुंडी वाला, घुंडी वाले व्यंजन, ठीक, जिसके बीच में ऐसी घुंडी होती है। इसके 2 ही है पूरे हमारी वर्णमाला में, वो है एक तो क और एक है फ। ये 2 ही व्यंजन है जिसके बीच में घुंडी है। और तीसरा है हमारा गोल पैंदी, जिसके नीचे डमरू सा इस प्रकार से पूरा जैसे डैम, ये गोल आ गया नीचे, तो ये गोल पैंदी वाले हमारे व्यंजन। तो इनको आधे करने के लिए तरीका बताया कि जिसके पीछे खड़ी पाई है उसकी पाई को हटा दो, वो आधा हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ देखेंगे च है, च के पीछे खड़ी पाई है, पाई हटा दी, आधा हो गया। हो गया कि नहीं? 6 है, खड़ी पाई हटा दी, आधा हो गया। जय है, अब मैं वहां दूसरी क्लियर करती हूँ। जय है, खड़ी पाई हटा देंगे तो आधा हो गया। पै है, खड़ी पाई हटाई, आधा हो गया। तो जिसके पीछे भी खड़ी पाई है, खड़ी पाई की खड़ी पाई हटा देने से वो व्यंजन आधा हो जाएगा। ये आप लोगों को बता दिया गया। अर्ध पाई ये हमारे 2 ही है, जिसके पीछे केवल आधा है हिस्सा, ऊपर वाला नहीं है। इसके आधी पाई को हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। इसलिए हम का आधा ऐसे लिखते हैं, ह आधा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब उन्होंने कहा अभी गोल पैंदी वाले रह गए। गोल पैंदी के लिए 4-5 जैसे यही है, डेड डेड है, डेड है, ठीक। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको आधा करने के लिए आपको हल्दी भी लगा दो और ये आधे हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? बात समझ में आया? पूछना है आपको इसके अलावा? चलो राधे।